देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट का यूज, ठीक है ना। सुनिए इधर, जो सॉल्ट का यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब सॉल्ट का पूरा यूज खत्म हो जाएगा फिर हम लोग जो भी और रिएक्शन बचा हुआ है कि अलग अलग एसिड को बेस को जब हम अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सॉल्ट का यूज क्या है। तो यहाँ पर पहला हम सॉल्ट क्या लिए, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को कई नाम से जाना जाता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या रखना है, CaOCl2। अब इसको पढ़ते कैसे है, इसको पढ़ते कैसे है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए यहाँ पर Ca मतलब कैल्शियम, वो है इसलिए ऑक्सी आ गया है, और Cl2 मतलब जानते हैं क्लोराइड होता है, इसलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये क्लियर हुआ केमिकल फार्मूला और उसको पढ़ते कैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रिपरेशन, भाई आखिर CaOCl2 बना कैसे, इसका प्रिपरेशन कहाँ से हुआ है, किस चीज़ को मिक्स करने के बाद ये बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन में आप जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको इसका देखिए नाम सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं और लाइम वाटर भी बोलते हैं, यानी CaOH होल ट्वाइस का दो नाम है आपको, सेलेक्ट लाइम बोलिए या लाइम वाटर बोलिए। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ते हैं। यानी जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराते हैं Cl2 गैस के साथ तो क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2O बनता है। तो यही तो प्रिपरेशन है इसका। अब एक और आता है, ये हो गया स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर। लेकिन अगर यहाँ पर CaO होता तो उसको क्या पढ़ते हैं हम, क्विक लाइम पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्विक लाइम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्विक लाइम का यूज नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर इसका यूज है। तो आपको ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, कभी कभी रिएक्शन में देखिएगा ना, उसमें आपको डायरेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेगा, लिख देगा व्हेन वी विल रिएक्ट विथ सेलेक्ट लाइम विथ Cl2 गैस देन व्हाट विल बी फॉर्म्ड। जब हम लोग सेलेक्ट लाइम को या लाइम वाटर को से अगर किसी Cl2 गैस को पास कराएंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट आपको ये नहीं देगा, ये इसमें से डाल देगा। इससे क्या समझ में आया, आपको इसके बारे में A to Z पता होनी चाहिए, उसका कितना नाम है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी कुछ फ़ायदा होगा। अब ये बन गया, चलिए प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब प्रिपरेशन हो गया तो भाई इसको हम क्यों बनाए हैं, आखिर क्या इसका यूज है, इसका कुछ यूज होगा, ऐसे ही कुछ तो बनता नहीं है, कुछ तो यूज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यूज पढ़ना है, यूज में क्या दिखेगा, देखिए पहला यूज देखिए क्या लिखे हैं, यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, कपड़ा का जो इंडस्ट्री होता है ना, जो कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, कपड़ा का इंडस्ट्री जो होता है ना, उसमें एज ए ब्लीचिंग के यूज किया जाता है। ब्लीचिंग मतलब उसको क्लीन करने के लिए। अभी मान लीजिए कि आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिएगा, मान लीजिए कोई कपड़ा है रंगीन है थोड़ा सा, उसको ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिएगा, उसका रंग उड़ा देगा, ठीक है ना, उसका रंग उड़ा देगा। क्या आला, तो उसका वो कोई दूसरा हो सकता है लोकल लैंग्वेज हो में भी। देखिए यहाँ पर तो ब्लीचिंग, देखिए कॉटन या लिनन, कॉटन इंडस्ट्री होता है या लिनन इंडस्ट्री, जो कपड़ा का फैक्ट्री होता है ना, सब कपड़ा का एक टाइप है, वही ना, कपड़ा का सब टाइप है, क्लॉथ्स का टाइप है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए वहाँ पर वो क्या दूसरे कलरफुल है, उस पर आप ब्लीचिंग पाउडर लीजिए, उसको कलर उड़ा देगा, ठीक है ना, कलर गायब हो जाएगा। एक आता है खरीद कर मार्केट से लेगा ना, तो वाइट कपड़ा पर अगर मान लीजिए कोई दाग उग लग गया, ठीक है ना, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर रंगीन कपड़ा पर डाल दिएगा तो इसी कलर को उड़ा देगा वो, इसलिए वाइट कपड़ा पर यूज किया जाता है उसको, और बोल के उसको दूसरे नाम से आप लोग जानते होंगे मे भी। अब देखिए तो पहला हो गया। अच्छा एक चीज़ देखें आप लोग, क्या होता है ना कि पुरानी कपड़ा को बेचा जाता है, कहीं कहीं देखिए सुने कि पुराने कपड़ा को कोई आता है ऐसा, जितने घर में आपके पुराने कपड़ा हो उसको बेच दीजिएगा। या एक बार मॉल में हम देखे थे, ऑफर आया था कि आप क्या कीजिए, जितने आप घर में पुराना कपड़ा है ना सब लेकर जाइए और उसके बदले न्यू कपड़ा ले लीजिए। मतलब आप डायरेक्ट ये नहीं कि एक शॉर्ट दीजिए एक शॉर्ट दे देगा, नहीं, उसमें कुछ कमीशन काटता था और उसके बदले कुछ एक्सचेंज करके आपको न्यू कपड़ा मिलता था। तो कपड़ा आखिर क्या करेगा भाई, मॉल वाला क्या करेगा, उसको ले जाएगा, उसको साफ़ किया जाएगा, ये सब ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके उसको साफ़ वगैरह करके और फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, न्यू कपड़ा में चेंज करेगा। तो यहाँ पर इसका यूज करके सब किया जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि कपड़ा में अगर जो कलर वगैरह लग जाता है तो साफ़ करने के लिए यूज किया जाता है, ब्लीचिंग करने के लिए, ठीक है। यूज फॉर ब्लीचिंग वाइट क्लॉथ, वही बात सेम है कि वाइट क्लॉथ को अगर ब्लीचिंग करना हो, उसको साफ़ करना तो किया जाता है, बात वही है। इट इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरों को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। द केमिकल विच रिड्यूस अदर केमिकल एंड इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो बहुत तगड़ा एकदम सुनिए स्ट्रॉन्ग रेड्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। गुड देखिए लिखिए, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऑप्शन दे देगा 4-5, बोले कौन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है ये नाम दे दे, यही नाम दे दे, ये नाम दे दे, आपको किसी भी नाम से पूछे भाई, सबको याद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर बन जाए। नेक्स्ट का ईट किल जर्म एंड मेक वाटर फ्री फ्रॉम देम। क्या करता है वाटर में, जैसे मान लीजिए टंकी आपके छत पर लगा है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, उस जितना उसमें जर्म लगता है ना सबको किल कर देगा, वाटर को एकदम फ्री बना देगा। स्विमिंग पूल में डाला जा सकता है, टंकी वगैरह उसमें डाल दीजिएगा ना तो वाटर को जर्म को किल कर देगा, वाटर में जो जर्म उसको किल कर देगा और उसको फ्री बना देगा, एकदम जर्म फ्री बना देगा, ठीक है ना। हाँ बहुत सारा केमिकल आपको मिलेगा जो जर्म को किल करता है। तो ये रहा आपको ब्लीचिंग पाउडर का टोटल, मतलब इससे मतलब इसको टोटल याद करना है तुम्हें। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना तो इसी से रिलेटेड आएगा, इसी को घुमा फिरा कर आ सकता है, ठीक है ना। तो इतना टोटल याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसके पहले एक तो हम यूज ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो एक यूज ऑफ सॉल्ट हो गया। अब सेकेंड हम लोग पढ़ना है बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा के बारे में समझना है तो सबसे पहला काम क्या है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर केमिकल फार्मूला जो होता है बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला NaHCO3। अब NaOH3 का भी कोई नाम है। पहला देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों बोलते हैं इसको? यहाँ पर H है, दिख रहा है यहाँ पर H, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हो सकता है ऐसे दिया हो, या हो सकता है इसको बाइक दे दिया यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में से कोई यूज दे सकता है आपके एग्जाम में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, हाइड्रोजन जब बाई भी यूज किया जा सकता है। अब तो हो गया इसका अदर नेम हो गया सब। अब यहाँ प्रिपरेशन पढ़ना है कि भाई इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, कि जो हम लोग देखते हैं सोडियम यहाँ पर बेकिंग सोडा बनता कैसे है। देखिए कैसे बनता है, जब NaCl को और NH3 को और H2O को और CO2 जब सबका रिएक्शन कराया जाता है तब जाकर दो यहाँ पर कंपाउंड बनता है, दो प्रोडक्ट बनता है। यानी NaCl को जब रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ, यहाँ पर देखिए NH3 को क्या बोलते हैं? एमोनिया, NH3 एमोनिया, ठीक है ना, एमोनिया का फॉर्मूला है। यानी सोडियम क्लोराइड, एमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सबको मिला दीजिए तो NH4Cl और NaCO3 बनेगा। लेकिन इसमें हमको इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पर यूज इसका है। तो ये बना हुआ है, बस बन गया है, लेकिन इसका यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड बनता है और NaCO3 बनता है। तो आपको रिएक्शन बिल्कुल याद रखना है। क्यों रिएक्शन याद रखना है? क्योंकि इसमें से रिएक्शन डायरेक्ट एग्जाम में दे देगा, इसमें से एक दो को छोड़ देगा। अब बोलेंगे पता है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, ठीक है, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो बना है NaCO3, उसको क्या किया, उसी को हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं। अब अगला जब हम लोग पढ़ेंगे ना वाशिंग सोडा, तो उसमें हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। जो वाशिंग सोडा है अगला हम बताएंगे, तो ये वाशिंग सोडा है। तो जब जो यहाँ बना है ना उसी को देखिए आप हीट करना शुरू कर दीजिए। जब हीट कीजिएगा ना तो देखिए तीन प्रोडक्ट बनेगा। आपको क्या बनेगा? Na2CO3, H2O और CO2 बनेगा। हीट करने के बाद बनता है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। अब यहाँ पर यूज, अब इसका यूज क्या है, जो चीज़ें यहाँ पर बना हुआ है उसका यूज क्या है? पहला यूज क्या है? इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? देखिए कहीं आग लग जाता है तो हम लोग देखते होंगे कि वहाँ पर एक रखा रहता है, सिलेंडर रखा रहता है कि आग लगेगा तो उसको क्या ऑन कर दिया जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और आग जल्दी से बुझ जाएगा। हाँ, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए पेट्रोल से आग लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाए तो इसको पानी से बुझाना पॉसिबल नहीं है। पेट्रोल से, डीजल से, इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाए तो आप मतलब नॉर्मली आप पानी डालकर नहीं बुझा सकते हैं और वो आग फैलता जाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। उसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एरिया में, जैसे एरिया में आग लगा ना उस पूरे एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है और जिसको वजह से ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट टूट जाता है। और आप जानते हैं कि बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग कैन नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। बिना बर्निंग होगा ही नहीं और ऑक्सीजन ना हो, इसलिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा फैला देता है। कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएगा तो वहाँ से ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट टूट जाएगा और आग बुझ जाएगा। तो इसमें यूज किया जाता है एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो सिलेंडर आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऑफिस वगैरह में यूज किया जाता है। स्कूल में हो सकता है, आपके स्कूल में भी होगा, ऑफिस में होगा, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या, इट इज यूज टू मेक एंटा एसिड।
अब इसको एंटासिड में, एंटासिड क्या होता है देखिए, अब हमारे पेट में क्या होता है ना, किसी कारणवश मान लीजिए एसिड का अमाउंट बढ़ जाए, पेट में जो एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी हो गया है। तो एसिडिटी हो गया है, क्यों हुआ है? एसिड बढ़ने की वजह से। तो अगर हम कोई बेसिक चीज़ खा लें तो उस एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज होगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इसी का यूज करके हम लोग क्या पता है, इट इज यूज टू मेक एंटी एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों इसका यूज किया जाता है? कि उसका रीजन देखिए, बिकॉज इट इज़ ए माइल्ड बेसिक सॉल्ट। ये माइल्ड होता है, माइल्ड मतलब वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो हम खा नहीं सकते हैं, स्ट्रॉन्ग आप एसिड नहीं ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं खा सकते हैं, कोई किसी भी चीज़ का स्ट्रॉन्ग हम लोग यूज नहीं करते हैं, हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग माइल्ड यूज करते हैं। माइल्ड मतलब वीक। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया कि एंटी एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेकिंग सोडा का यूज करके ही, बेकिंग सोडा का यूज करके ही हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं। अब कैसे बेकिंग पाउडर बनाते हैं? और देखिए अगर हम लोग खाना वाना में अगर यूज करना होगा ना, खाना में यूज करना होगा तो हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा नहीं यूज करते हैं। देखिए कैसे बनता है, क्या लिखे हैं? बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, यहाँ देखिए, बाई एडिंग माइल्ड एडिबल टारटेरिक एसिड। जब टारटेरिक एसिड को हम बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा क्या कीजिए आप, बेकिंग सोडा लीजिए, उसमें टारटेरिक एसिड, इसमें एक एग्जाम्पल दिया टारटेरिक एसिड, जरूरी नहीं है किसी को ऐड कर सकते, नहीं, कोई भी आप वीक एसिड, माइल्ड मतलब वीक, कोई भी वीक एसिड लीजिए आप, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लीजिए, उसमें ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा ना, वो क्या बनकर तैयार होगा? बेकिंग पाउडर तैयार होकर बनकर तैयार होगा, बेकिंग पाउडर बनकर तैयार होगा। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है देखिए, यहाँ लिखा है बाई एडिंग माइल्ड एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है? एडिबल मतलब, अरे एडिबल मतलब जिसे खाया जा सके, एडिबल जो खाने लायक हो, पोर्टेबल जो पीने लायक हो, ठीक है ना, एडिबल। तो एडिबल टारटेरिक एसिड को हम लोग इनटू ऐड करते हैं किसमें? बेकिंग सोडा में, तो बनता है जाकर। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है कि आप जो ऐड करेंगे उसका रिएक्शन मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा कि हम लोग टारटेरिक एसिड को जब ऐड करते हैं बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, तो कौन सा रिएक्शन को हम लोग फॉलो करते हैं। तो उस रिएक्शन को थोड़ा सा लिखिए। देखिए यहाँ पर NaHCO3 यानी ये वाला बेकिंग सोडा में जब हम ऐड करेंगे H प्लस क्यों लिखे हैं यहाँ पर? H प्लस ना लिखकर आप पूरा एसिड लिख सकते हैं। H प्लस क्या बताता है कि उसमें एसिड है, आप जानते हैं एसिड के अंदर H प्लस होता है, तो यहाँ पर लिख भी दिए एसिड लिख दिए, देखिए नीचे लिख दिए एसिड, इसलिए हम इसका पूरा न लिखकर सिर्फ H प्लस लिख दिए हैं। यानी जब बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसी टारटेरिक एसिड के साथ, एडिबल एसिड के साथ, क्या क्या बनेगा? CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड, यानी सॉल्ट भी बनेगा ना, सॉल्ट भी बनेगा, लेकिन वो सॉल्ट हमारे हेल्थ के लिए उतना नुकसान नहीं होता है जितना ये होता है। इसलिए तो डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं ना हम लोग, डायरेक्ट यूज नहीं करके हम लोग क्या उसको कुछ चेंज करके तब यूज कर रहे हैं, हम तब चेंज हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। अब देखिए जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें देखिए CO2 निकल रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो इसी CO2 की वजह से क्या होता है, तो CO2 कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी क्रिस्पी। यानी जब हम लोग बेकिंग पाउडर को जब हम लोग अपने फूड में ऐड कर देते हैं तो हमारा फूड क्या हो जाता है? स्पॉन्जी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा फूड क्रिस्पी हो, स्पॉन्जी हो, ठीक है ना, और सॉफ्ट हो, तो आपको ऐड करना पड़ेगा बेकिंग पाउडर। एक्चुअल में होता क्या है देखिए, जब हम लोग बेकिंग पाउडर को अपने फूड में ऐड करते हैं ना, फूड में ऐड करेंगे ना, तो जब फूड में ऐड कर दीजिए उसको हीट करते हैं ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसमें से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो मान लीजिए आपके फूड के अंदर हुआ, अब फूड में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है, वो फूड में है प्रेजेंट है, उसमें बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलता है ना तो पूरे फूड में क्या छेद करता है, छेद बना देता है, उसी छेद से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है स्पॉन्जी हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, ठीक है ना, सॉफ्ट भी हो जाता है। तो यही CO2 की वजह से, CO2 केक हो गया या कोई भी चीज़ हम लोग, अच्छा आप गांव में भी देखे होंगे या अपने घर में भी जरूर देखे होंगे, एक आता है सोडा मीठा, लोग क्या करता है मार्केट से खरीद के लाता है, और अपने जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें मान लीजिए रसगुल्ला बनाता है या छठ के लिए ठेकुआ खस्ता वगैरह बनाता है, तो उसमें लोग क्या करता है उसको ऐड कर देता है, ऐड करके बनाता है, थोड़ा सा एकदम फूला हुआ लगता है, थोड़ा सा एकदम सब नरम हो जाता है। और उसको अगर अब मान लीजिए उसको ऐड नहीं कीजिएगा ना तो हार्ड हो जाएगा, 2 दिन के बाद वो हो सकता है आपके दांत से कटाए ही नहीं, हार्ड हो जाए एकदम। इसलिए उसको ऐड किया जाता है कि हमारे फूड को एकदम सॉफ्ट बना दे।
तो यही उसमें ऐड किया जाता है। बेकिंग एक्चुअली वो बेकिंग पाउडर को हम ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा नहीं। अब एग्जाम में आता है कभी कभार, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। एग्जाम में पूछने के चांस बहुत है, इसको कैसे याद रखिएगा, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, जो बेकिंग जो सोडा होता है वो एडिबल नहीं होता, उसको हम लोग खाना में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसको खाना में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेकिंग पाउडर को खाना में यूज कर सकते हैं। एक और उसमें याद कर रख सकते हैं आप कि बेकिंग सोडा से, ठीक है ना, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर को बनाया जाता है, लेकिन बेकिंग पाउडर से बेकिंग सोडा को नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा जो होता है वो फूड को हमारे क्रिस्पी सॉफ्ट स्पॉन्जी नहीं बनाता है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है हमारे फूड को स्पॉन्जी बना सकता है, सॉफ्ट क्रिस्पी वगैरह बना सकता है। ये सभी डिफरेंस आपको याद रखना है। और बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो किसी एडिबल एसिड को ऐड करके बनता है। तो यही सारी इसमें पॉइंट आपको लर्न करना है, सभी पॉइंट आपको लर्न करना है, ठीक है ना। ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। देखिए अब पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा का देखिए केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। यहाँ पर 10H2O क्या होता है, इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। तो क्या होगा केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O। अब इसको पढ़ते क्या है, देखिए इसको पढ़ते आप जानते हैं जो सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं तो सिंपल है, इसको सोडियम कार्बोनेट। और 10H2O क्या पढ़ते हैं, डेका हाइड्रेट। 10 का हम लोग क्या बोलते हैं, 10 के लिए वर्ड यूज किया जाता है डेका, 10 के लिए डेका वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे डेका हाइड्रेट, ठीक है ना। हाइड्रेट मतलब पानी, अरे H2O पानी है ना, हाइड्रेट मतलब पानी, डेका मतलब 10 पानी है, वाटर है, इसलिए इसको डेका हाइड्रेट पढ़ेंगे। चलिए अब इसको बोलते हैं वाटर का क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम लोग आगे बताएंगे आपको क्या होता है। और देखिए प्रिपरेशन समझना है, इसको प्रिपरेशन कैसे होता है कि जो यहाँ पर वॉशिंग सोडा है कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला क्या है कि स्टेप 1 स्टेप 2 दो स्टेप फॉलो किया जाता है। NaHCO3 जो हम लोग पहले पढ़े थे, किसका फार्मूला है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इतना सारा चीज़ बनता है। कब, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, इतना सारा चीज़ बना। अब इसमें इन दोनों का हमको काम नहीं है, काम किसका है, इसका। इसको फिर स्टेप 2 में लाएंगे उठाकर, तो फिर Na2CO3 को लाएंगे, इसमें वाटर को ऐड करेंगे, कितना 10H2O को ऐड करेंगे। जब 10H2O डाल देंगे, वाटर डाल देंगे तब बनेगा Na2CO3.10H2O बन गया। अब जाकर तैयार हुआ क्या, वॉशिंग क्लोजर जाकर तैयार हुआ 10H2O, ठीक है ना। अब देखिए जो यहाँ पर Na2CO3 बना है ना, सॉल्ट बनेगा, क्या एक सॉल्ट है, किस तरह की सॉल्ट है, सॉल्ट विल बी इन क्रिस्टलाइन या सॉलिड फॉर्म। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है सॉलिड, क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड, इसलिए लिखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में बनता है। यहाँ पर जो Na2CO3 बनेगा ना सॉल्ट, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में बनता है। और यहाँ पर जो 10H2O उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्वार्टर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर हम ऐसे लिखे थे कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। अब इसका यूज देखिए, वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, पहला फर्स्ट यूज क्या है, इन प्रोडक्शन ऑफ बोरेक्स। अब बोरेक्स को हिंदी में बोलते हैं सुहागा, इसको हिंदी में बोलते हैं सुहागा, ठीक है। तो बोरेक्स को हिंदी में सुहागा बोलते थे कि होता क्या सुहागा, एक्चुअल में बोरेक्स का यूज करके, एक बोरेक्स का हिंदी होता है सुहागा, एक्चुअल में देखा जाए तो उसका हिंदी होता है। तो कैसे बनता है बोरेक्स, बनता कैसे है, वॉशिंग सोडा के हेल्प से बनता है, ठीक है। और ये इतना खतरनाक होता है कि अगर इसको मान लीजिए अगर दांत में अगर सट जाए ना तो आपके दांत को समझिए कि गिरा सकता है, दांत को ख़त्म कर सकता है। इसलिए इसका जो औरत यूज करती है, जो लेडी यूज करती हैं सब, जैसे आप लोग क्या होता है, जो मान लीजिए जो टैबलेट यूज किया जाता है, टैबलेट जो हम लोग जिस टैबलेट खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट को अपने जीभ के पीछे वाले पार्ट पर रखते हैं और पानी पी लेते हैं ताकि पूरे मुंह मतलब कड़वा ना हो जाए। तो वैसे इसका कुछ यूज किया जाता है बोरेक्स का। सुहागा का औरत क्या कैसे यूज करती है, सब अंदर रख लेती है सब, और फिर पानी पी ले तो अंदर चला जाए कि दांत में अटैच ना हो, दांत में टच होगा ना दांत को पूरा ख़राब कर सकता है आपको, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसका यूज होता है सुहागा का। अब देखिए पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सॉप इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा। एक तरह के सर्फ साबुन वाला जितना इंडस्ट्री होता है ना, जो भी इंडस्ट्री होता है जो सर्फ साबुन बनाता है सब वॉशिंग सोडा का यूज करता है। हम क्या लिखें, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सॉप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है ना। डिटर्जेंट इंडस्ट्री उसमें भी सब का यूज किया जाता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कोई हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर,
तो हार्ड वाटर के जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब हार्ड वाटर क्या होता है इसको हम लिख कर समझाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी बता दे रहे हैं जब किसी नॉर्मल वाटर में मान लीजिए कैल्शियम का सॉल्ट, मैग्नीशियम का सॉल्ट, अगर ये सब सॉल्ट मौजूद हो, प्रेजेंट हो किसी वाटर में तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, चलिए क्लियर हुआ। इसको लर्न करना है, लर्न करने वाली सभी चीज़ें हैं। यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एजेंट के, अच्छा क्लीनिंग एजेंट का मतलब क्या समझ, मान लीजिए अब बताइए इसका यूज कर, वॉशिंग सोडा का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, जो सर्फ बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, ये सब बनाया जाता है। तो सर्फ साबुन का काम क्या होता है, सफाई करना, कपड़ा की सफाई करना, घर की सफाई करना, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे लिखे इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस एज इन डोमेस्टिक केस में। डोमेस्टिक मतलब क्या है, घरेलू। तो हमारे घर में क्या होता है, सर्फ साबुन का हम लोग यूज करते हैं अपनी साफ सफाई के लिए, इसीलिए लिखे हैं, ठीक है ना, लिखे हैं यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो ये तो हो गया टोटल। इसके बाद वॉशिंग सोडा के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और परमानेंट हार्ड वाटर क्या होता है, दो चीज़ समझना है। चलिए उसको हम लोग समझते हैं। हाँ, अब हम लोग वहाँ पर बताए थे, इसके पहले वाले में हम बताए थे कि हार्ड वाटर यूज किए थे वर्ड, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज किए थे, ठीक है ना। उन दोनों को हम लोग चलिए डिफाइन करते देखते हैं होता क्या है। तो हार्ड वाटर, दोज वाटर विच कंटेन सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। यानी ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या हो, सॉल्ट मौजूद हो, प्रेजेंट हो। जिस वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है उस वाटर को हार्ड वाटर बोलते हैं। और इसमें एक नोट लिखवाया देखिए कि हार्ड वाटर में सॉप काम नहीं करता है। मान लीजिए हार्ड वाटर, उसमें आप सॉप लाइए और उसमें इसको घोलिएगा ना, सॉप उसमें काम नहीं करेगा, उसमें झाग नहीं बनाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई फोम नहीं निकलेगा। नहीं, सॉप समझिए काम ही नहीं करता हार्ड वाटर में। तो उसके लिए कौन सा क्या यूज करना पड़ेगा तब, डिटर्जेंट यानी सर्फ, जो सर्फ हम यूज करते हैं अलग अलग कंपनी के, जो वही उसमें काम कर सकता है। यानी हार्ड वाटर में सॉप साबुन यूज नहीं कर सकते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर मान लीजिए सर्सन रीजन में आ जाए ना, या सर्सन रीजन में, तो आप लोग याद रखना है उसके लिए। चलिए आपको समझ में आ गया, हार्ड वाटर हो गया, सॉप इसमें काम नहीं करता है प्रॉपरली, सॉप डज नॉट वर्क प्रॉपरली इन हार्ड वाटर। अब यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैक्सिमम फार्मूला में आप लोग देखते होंगे, एक देखिए एक फार्मूला आप लिखेंगे CuSO4.5H2O 10H2O हाफ H2O। तो बहुत सारे ऐसे फार्मूला में आप लोग देखते होंगे लास्ट में कुछ H2O ऐड किया जाता है, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। उसका डिफरेंस क्या है, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए यूनिट फार्मूला ऑफ ए सॉल्ट। किसी सॉल्ट में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर होता है ना, किसी सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए यहाँ पर फिक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर आप 4 नहीं कर सकते हैं, 7 6 नहीं कर सकते हैं, फिक्स 5 ही रहेगा। अब बताइए यहाँ पर Na2CO3.10H2 की जब आप 9H2O लिख दीजिए। अब बताइए अगर 10 के जब 9 12 13 लिख दिए तो फार्मूला गलत नहीं हो जाएगा। यानी फिक्स है कि भाई जहाँ पर 10 है यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, हाफ है तो हाफ लिख सकते हैं, 2 है तो 2, 5 है तो 5। इसलिए इसको फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बता दिए हैं कुछ, यहाँ पर ये हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। जो लास्ट में रहता है उसी को बोलते हैं। हाँ, ये क्या हार्ड वाटर है, नहीं जिप्सम का फार्मूला, उसका फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, प्लास्टर। अच्छा अगर जिप्सम का एक और फार्मूला चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं CaSO4.2H2O, ठीक है ना। अब जानते हैं किसका फार्मूला है, जिप्सम का फार्मूला। अभी इसके पहले बाद हम लोग जिप्सम ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कितना वाटर मॉलिक्यूल है, 2 है। तो इसका वाटर अगर आपसे पूछा जाए, अब नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है, और ये जिप्सम का फार्मूला है। तो जानते हैं ऑब्जेक्टिव में कैसा आता है, एक फार्मूला दे देगा इसमें से, आप बोलेगा बताओ हाउ मेनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन उसको क्या अभी पढ़ाए थे इसके पहले, वॉशिंग सोडा। आज पूछ दे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे ऐसा। तो 10 याद रखना है कि वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, 10 होता है। जिप्सम में कितना होता है, 2 होता है, और उसमें हाफ होता है, किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होता है, कॉपर सल्फेट में 5 होता है। ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए,
ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद एक और प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है, उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए हम लोग यूज ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं, उसमें अब देखिएगा तो लास्ट टॉपिक यही बचा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पॉप बोलते हैं, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फार्मूला याद रखना, केमिकल फार्मूला क्या होता है, डॉट CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको पढ़ते कैसे हैं, एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। बस ध्यान से आपको देखना है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या आप कैल्शियम सल्फेट इसको आप जानते हैं पढ़ते हैं, हाफ H2O क्या पढ़ते हैं, हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ प्रिपरेशन पढ़ना है तो भाई इसको बनाते कैसे है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पॉप है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको बनाते कैसे हैं, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ आप देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम, क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम बोलते हैं। जब इसको हीट करते हैं, जब इसको हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2H2O बनता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पॉप, ये हो गया जिप्सम। अब इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना, आप चाहें ना तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2H2O भी लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखा हो, ठीक है ना, आपको ऐसे 1/2H2O लिखा हो या 3/2H2, दोनों सेम चीज़ है, अगर दोनों में से कोई लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रिपरेशन कैसे बनता है। अब यहाँ पर यूज पढ़ना है कि इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं, कहाँ का यूज। देखिए मान लीजिए किसी आदमी का अगर हाथ टूट जाता है तो उसको यहाँ बोन को सेट करने के लिए क्या होता है, जो फ्रैक्चर पार्ट होता है उस पर प्लास्टर किया जाता है, वहाँ पर भी यूज किया जाता है किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, इट यूज टू सेट द फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर बोन को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। और स्टैचू बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेटिंग मटेरियल्स बनाने के लिए, किसी सरफेस को स्मूथ, मान लीजिए आपको जो सीलिंग है, जो छत है, नीचे वाला जो छत होता है सीलिंग है, उसको अगर मान लीजिए स्मूथ करना है, ठीक है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो उसको भी हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाने के लिए यूज किया जाता है, स्टैचू मूर्ति बनाने के लिए यूज किया जाता है, स्मूथ को सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज किया जाता है, और मटेरियल फॉर डेकोरेशन के मटेरियल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया, ये लास्ट टॉपिक है मतलब इस चैप्टर का। लेकिन इसमें भी क्या हम स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें छोड़े थे, उसको हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक और टॉपिक बचा हुआ है कि अगर हम लोग एसिड को और बेस को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी एड बेस और एसिड इन वाटर, क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको डायरेक्ट, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को, ठीक है ना, अगर डाइल्यूट करना चाहते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप एसिड बेस को डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एसिड को लेना है, ठीक है ना, एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालकर ऐड करना है। नहीं तो ये क्या है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोग एसिड को पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं ना तो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट निकलेगा, इस हीट को पानी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हीट नहीं निकलता है। लेकिन अगर आप इसके उल्टा कीजिएगा, मान लीजिए आप वाटर लीजिए और एसिड में डाल दीजिए, तो क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और इतना ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगा कि वहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर जो भी चीज़ें वो जल सकता है, मतलब एक तरह का डेंजर हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को पानी में डालना है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ठीक है ना। और हम लोग चलिए देखते हैं कि एसिड और बेस को पानी डालते हैं तो होता क्या है रियल में। आइए देखते हैं, इधर हम लिख रहे पहले एसिड के बारे में बता रहे। देखिए जब हम किसी एसिड को, एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए अगर हम HCl को, ठीक है, अगर वाटर में अगर हम डाल दिए तो क्या होगा, HCl को अगर हम ब्रेक करेंगे वाटर में लेंगे तो क्या बनेगा, आपको H+ किस में टूटेगा, H+ और Cl- में टूटेगा। लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें, आपको एक चीज़ बता दें कि जो H+ होता है ना, वो H+ कभी भी, देखिए H+ आयन जो होता है ना कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। आप NCERT की जब लाइन पढ़िएगा ना उसमें मिलेगा कि H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, H+ आयन कभी अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक्चुअल में होगा क्या,
अब बताइए यहाँ पर HCl को आप पानी में डाल रहे हैं ड्रॉप बाई ड्रॉप, H प्लस और Cl माइनस टूटेगा, लेकिन बताइए वहाँ पर पानी ज़्यादा है, पानी कम नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें एक्चुअल में होगा ये कि जो ये H प्लस आयन निकलेगा ना, ये एक बार और क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब कंबाइन होने के बाद जो H प्लस आयन जो निकलेगा वो वाटर के साथ कंबाइन करके एक्चुअल में क्या बना लेगा, ये बना लेगा H3O प्लस बना लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है ना, समझ आया आपको। एक्चुअल में तो अब इसको अगर हम बनाना चाहते तो ऐसे कुछ बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं हम HCl प्लस H2, जब ब्रेक होगा तो ये टूटेगा H3O प्लस Cl माइनस में टूटेगा। इसी चीज़ को हम समझाने के लिए ऊपर ऐसे करके लिखे हैं, जब हम लोग HCl को पानी में डालेंगे तो H प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, लेकिन H प्लस आयन कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वाटर के साथ कंबाइन करके एक बार और H3O प्लस बना लेगा, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको एक बार हम नीचे रिएक्शन लिख दिए। तो ऐसा कुछ होता है, जब हम लोग एसिड को पानी में डालते हैं तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये बातें। अब हम लोग चलिए बेस को अगर हम पानी में ऐड करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आप कोई बेस लिए, हम KOH लिए हैं, ठीक है ना, KOH लिए हैं, बेस को अगर डालते हैं पानी में तो क्या होगा, अगर इसमें वाटर को ऐड कीजिएगा तो एक कुछ ब्रेक हो जाएगा, किसमें ब्रेक होगा, K प्लस और OH माइनस में, K प्लस OH माइनस, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस K प्लस जो होगा एक्वस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तब बेस को अगर हम डालेंगे तो OH माइनस हमें देता, हम स्टार्टिंग में भी हम लोग पढ़े थे जब एसिड बेस में हम लोग डिफरेंस देखे थे तो कि H प्लस आयन देता है एसिड पानी में डिजल्व करने के बाद, जबकि जो बेस होता है वो OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है पानी डिजल्व करने के बाद। अगर मान लीजिए आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, MgO होल ट्वाइस ले सकते हैं, ठीक है ना, NaOH ले सकते हैं, बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है ना, अब क्या करना, ये तो हो गया भाई एसिड बेस को अगर पानी में डालेंगे तो ये सब होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एसिड और बेस में व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में कॉमन क्या है, आयंस, आयंस इज द कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। क्योंकि आप जानते हैं एसिड को अगर हम पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन या H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन देगा, बेस को डालेंगे तो OH माइनस आयन देगा। ठीक है ना, तो ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों आयंस दे रहा है। आयंस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग एसिड बेस को डालते हैं पानी में तो आयंस निकलता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यही तो दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, ये हो गया, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें एक और छोटा सा टॉपिक मिलेगा आपको कि व्हाट आर द यूज ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में pH का यूज क्या है। तो देखिए ऑब्वियसली देखिएगा ना, हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें हैं लगभग सब pH पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके पेट जो स्टोमक है उसका अगर pH थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए सॉइल है, उसका अगर एसिडिटी, मान लीजिए एसिड का अमाउंट बढ़ जाए, घट जाए, तभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट है, जो जैसे बारिश होता है उसमें अगर अमाउंट बढ़ जाए एसिड का तो एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है ना, जो बारिश होता है ना उसमें अगर एसिड अगर मिक्स हो जाए, एक्चुअल में एसिड मिक्स कैसे होता है क्वेश्चन हम बता ही देते आपको। होता ये है कि आप देखिए आसमान में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, गाड़ी उड़ी चलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस निकलती है, वो गैस ऊपर जाएगी, वो जब बारिश होगा उसके साथ मिक्स होकर, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा कार्बनिक एसिड बनाएगा, सब पानी के साथ मिक्स हो जाता है, वही नीचे आता है, इसी को एसिड रेन बोलते हैं। तो ये सब एसिड रेन का जो अगर pH क्या होगा, अगर वाटर का pH अगर गड़बड़ हो जाएगा तो एसिड रेन हो जाएगा। हमारे स्टोमक में pH बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माउथ हो गया, जैसे टूथ डीके के नाम सुने, टूथ डीके, दांत का सड़ना। तो देखिए मान लीजिए कोई आदमी अगर ब्रश नहीं करेगा, पर डे ब्रश नहीं करेगा तो उसका दांत खराब होने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे दांत में क्या होता है, जो हम लोग खाना वाना खाते हैं तो दांत में जो भी अनाज वगैरह होता है वो फंस जाता है, तो अनाज वगैरह जो होगा फंस जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमारे दांत में जो बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, उसको डिग्रेड करेगा, सड़ाएगा और उसे एसिड रिलीज करेगा। एसिड रिलीज करेगा तो हमारे दांत का कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, उसका रिएक्शन होगा और दांत खराब होने लगेगा, इसको बोलते हैं टूथ डीके। तो ये देखिए ये हो गया ओवरऑल चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। एसिड बेस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आप इस चैप्टर को पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है, तो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक जब देख लीजिएगा, समझ लीजिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं देखने को मिलेगा। एंड इसको अगर ओवरऑल पढ़ लीजिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना इसी चैप्टर से, मतलब अगर आएगा ना तो जो हम लोग पढ़े उसी के अंडर में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, लेकिन शर्त ये है कि आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए चैप्टर का, जितने हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे।
हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू, इस चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ।